Now, Class 8 Science Lesson 2. Microorganisms. Friend and foe. सूक्ष्म जीवी, मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीवी क्या होते हैं। तो प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसे हम नग्न बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हें सूक्ष्मजीवी कहा जाता है। There are many living organisms around us which we normally cannot see. Cannot see by naked eye. These are called microorganisms. Microorganism is classified सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। Microorganisms are classified into 4 major groups. Bacteria,
फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। फंगी कवक, प्रोटोजोआ और चौथा है एल्गी, शैवाल। ये सभी सूक्ष्मजीवी हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोगी हैं और बहुत सारे बीमारी के कारण हैं। तो इसीलिए कहा गया सूक्ष्मजीवी मित्र और शत्रु। जो कुछ सूक्ष्मजीवी जो हमारे उपयोगी हैं वो हमारे मित्र की तरह हैं, और कुछ सूक्ष्मजीवी जो हमें हानि पहुंचाते हैं उसको शत्रु के रूप में माना गया। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं और कौन कौन सा सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। यहाँ पर हम एक और ग्रुप लिख सकते हैं जिसको कहते हैं वायरस, और हिंदी में इसको कहेंगे विषाणु। हम वायरस के बारे में जानकारी लेते हैं। विषाणु, वायरस आर also microscopic but are different from other microorganisms. विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। They, however, reproduce only inside the shell of the host organism
which may be a bacterium, plant or animal. वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। Common elements like cold, influenza, and most coughs are caused by virus. कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू एवं खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। Serious diseases like polio and chickenpox and chickenpox are also caused by virus. कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो
और चेचक विषाणु के द्वारा होते हैं। यहाँ कुछ जीवाणुओं का चित्र है जिसे देखें ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ये स्पाइरल जीवाणु देख रहे, छोटे छोटे छोटे, ये माइक्रोस्कोप से देखा गया चित्र है, ये नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये छड़नुमा जीवाणु चावल के दाने की तरह लंबे 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 जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। ये भी हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता, जब माइक्रोस्कोप पर रखेंगे तभी ये दिखाई पड़ेंगे। ये क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा का चित्र है जो छड़नुमा जीवाणु होते हैं। इस तरह के जीवाणु होते हैं जो पाए जाते हैं और जो हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना। अब कहाँ पाए जाते हैं जीवाणु आगे चर्चा करेंगे, बट इसको समझे कि किस तरह से जीवाणु, ये अमीबा है जो एक कोशिकाओं से बनी होती है, इसको एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। और ये प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। अगर क्वेश्चन रहे अमीबा और पैरामीशियम किस जीव में, किस वर्ग में आते हैं, तो ये प्रोटोजोआ में आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम इस तरह की संरचना होती है जिसके किनारे में छोटे 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 बाल की तरह संरचना होती है। समझ सकते हैं इस तरह के संरचना के जीवाणु होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, ये सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर ये सभी जीवाणु विषाणु हमेशा पनपते हैं। ये राइजोपस ब्रेड मोल्ड है और पेनिसिलियम एस्पेरिजिलियस, इस तरह की संरचना वाले जीवाणु होते हैं। ये ब्रेड के ऊपर जमते हैं। ये पेनिसिलियम है जिससे एक प्रतिजैवी भी बनाया गया, एंटीबायोटिक भी बनाया गया, आगे बात करेंगे इस पर। ये एस्पेरिजिलियस है, ये सभी कवक के समूह में आते हैं। ये विषाणु है, इस तरह की आकृति विषाणु की पाई जाती है। ये भी माइक्रोस्कोप से सचित्र लिया गया है। आप सभी रासमणी देवी शिक्षण संस्थान के बैनर तले एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। हम आपके बेहतर जीवन की कामना करते हैं और my name is KK Mehra 999. Now there is a question. Where do microorganisms live? सूक्ष्मजीवी कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो सूक्ष्मजीव है वो पाए तो जाते हैं, लेकिन वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो यह बर्फीले शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। सूक्ष्मजीव बर्फीली शीत से उष्ण या गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं।
Microorganisms live in all types of environment. In all types of environment, ranging from ice cold climate, ranging from ice cold climate to hot springs and deserts, to marshy land, यह मरुस्थल एवं दलदली में भी पाए जाते हैं। They are also found inside the bodies of animals, including humans. यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमंस में। यानी कि ये मानव मनुष्य से सभी प्रकार के जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि सवाल था सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, तो एक छोटा सा अंतर है, एनीवेयर, यानी कि कहीं भी, जहां आप ढूंढो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यानी कि सूक्ष्मजीवी कहीं भी पाए जाते हैं, चाहे वो बर्फीला है ना, या शीत या गर्म, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, चाहे वो मरुस्थल हो या दलदली क्षेत्र हो या शरीर के अंदर हो, सभी जगह सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। Amoeba is an unicellular organism। यानी अमीबा एक ऐसा जीव है
जो एक कोशिकाओं से बनी होती है। इस तरह की संरचना होती है अमीबा की। बाकी सभी बहुकोशिकीय होते हैं। ये प्रोटोजोआ समूह में आते हैं। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, मित्र और दुश्मन। तो सबसे पहले हम वैसे जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं जो फ्रेंडली है, यानी कि हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि मित्रवत सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीव कैसे मित्रवत हैं, कैसे हमारे फ्रेंड हैं, इसके बारे में जानते हैं। सूक्ष्मजीवी का प्रयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। Microorganisms are used to make curd, bread and cake. कैसे सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? हम क्या करते हैं, दही जमाने के लिए एक बॉयल लेते हैं और इस बॉयल में हम दूध को डालते हैं। क्या डालते हैं? मिल्क। हमने एक बॉयल लिया और बॉयल में क्या डाले? मिल्क या दूध। तो क्या बॉयल को ऐसे रख दें मिल्क या दूध डाल करके तो दही जमेगी? नहीं जमेगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कर्ड्स को इसमें डालते हैं, दही के थोड़े से भाग को इसमें डालते हैं। दही के थोड़े से भाग को डालते हैं। अब थोड़े से भाग को डालते हैं तो क्या होता है, ये जो दही जो हमारा होता है ना, इस दही के छोटे से भाग में एक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं इसको? लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब दही जमने के लिए दूध डाला जाता है तो उसमें अंगुली डाल करके उसमें टेम्परेचर देखते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर है, यानी कि एक टेम्परेचर भी होना जरूरी। क्यों टेम्परेचर? अगर ठंडे दूध में दही को डाल देंगे तो वो दही नहीं जमेगी। तो दूध के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, गर्म होना चाहिए, शीत उष्ण होना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें हम कर्ड को डालते हैं। जैसे ही कर्ड को डालते हैं तो इसके जीवाणु क्या होते हैं, उसमें पनपना शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और दूध को जमा करके दही में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब ये दूध दही में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको एक दिन और छोड़ दें, 1 डे, तो ये और क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। एक दिन बाद कड़ा हो जाएगा, दूध और जम जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु जो हैं वो और इसमें बढ़ेंगे, और ये जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही दही टाइट हो जाएंगे। लेकिन ये और गाढ़ा हो गए। लेकिन यदि हम, क्या होगा कि यदि दही को 3 या 4 दिन बाद छोड़ दें, आफ्टर 3 और 4 डेज, हमने चर्चा करा कि क्या होता है अगर आफ्टर 3 और 4 डेज, 3 या 4 दिनों के बाद क्या दिखेंगे, तो उसमें जीवाणु दिखेंगे, बड़े बड़े कीड़े जो है नज़र आएंगे। ठीक है ना। आफ्टर 1 डे क्या होगा, एक दिन बाद दही थोड़ा कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और खट्टापन बढ़ेगा। ये खट्टापन किस लिए बदलता है? लैक्टोबैसिलस एसिड के कारण। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया जो हैं वो लैक्टिक एसिड को छोड़ते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं, इसको लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है दही में खट्टापन लाता है। दही में खट्टापन कौन लाता है? लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा छोड़ा जाता है, जो दही में खट्टापन और गाढ़ापन लाता है। ठीक है। अगर हम एक दिन ज़्यादा दही को छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और खट्टापन बढ़ेगा। लेकिन अगर 3 से 4 दिन छोड़ देंगे तो उसमें जीवाणु पनपने लगेंगे, कीड़े दिखाई देंगे जो खाने योग्य नहीं है, यह हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि दही हमेशा ताज़ी खानी चाहिए। ताज़ी दही खाने से हमारे शरीर को फायदा होता है। ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ये शरीर में पाचन क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है ना। कौन बढ़ाता है? लैक्टिक एसिड। दही जो है हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। ईस्ट एक कवक है। यह हल्के गर्म हालात में शर्करा व कार्बोहाइड्रेट को खाता है। वह काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा करती है। जिससे आटा फूलकर नरम और स्पंजी बनता है। जिससे आटा फूलकर नरम और स्पंजी बनता है। ईस्ट इज फंगस। ईस्ट इज ए
fungus. It is unicellular. It eats sugar and carbohydrate. It eats sugar and carbohydrate in mild warm condition. And produce a large amount of carbon dioxide. And produce a large amount of carbon dioxide gas, due to which the dove swell, due to which the dove swells and becomes soft and spongy. मान लेते हैं एक परात है जिसमें हम आटे रखते हैं और आटे के गूंथने के क्रम में इसमें ईस्ट मिला देते हैं, क्योंकि ईस्ट भी एक तरह का जीवाणु है और ये आटे में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको खाते हैं। थोड़ा सा चीनी भी इसमें इसीलिए मिलाया जाता है कि चीनी भी वो खा करके और ये जीवाणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने के प्रक्रम में यहाँ पर बहुत सारे जगह बन जाते हैं जिससे हवा बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, जिससे वो आटे फूल करके नरम और स्पंजी हो जाते हैं और इससे ब्रेड बनाया जाता है। इस प्रकार से खमीर भी एक जीवाणु है जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। Yeast is also used for fermentation of alcohol. ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन रिजल्ट इन
The process of fermentation result in micro dysentery, sugar into alcohol, and acid, thus making food nutrient किण्वन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीव शर्करा को अल्कोहल और एसिड में विघटित कर देते हैं। शर्करा को एसिड और अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। Now, microorganisms have been used for the production of alcohol. सूक्ष्मजीवी का प्रयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। This process is called fermentation. यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ रस, फलों के रस को लिया जाता है और उन फलों के रसों में जीवाणुओं को छोड़ दिया जाता है, या शर्करा, फ्रूट जूस या शुगर सिरप, ठीक है, और इसको जीवाणुओं को छोड़ दिया जाता है। ये जीवाणु इनको खाते हैं, पीते हैं और पी करके
अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अल्कोहल तैयार होती है। This process is used for making vinegar. सिरका बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। They are also used in cleaning up इसका प्रयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी किया जाता है। For example, the organic waste vegetable peels or remains of animals ashes etc are broken down into harmless and usable substances by bacteria. उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि
का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमने कुछ सब्जियों के छिलके लिए और इनको जमीन के अंदर दबा दिए या छोड़ दिए। या कोई जंतु अवशेष या मलमूत्र कुछ भी बेकार पदार्थ, ठीक है ना, पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? इसमें एक सूक्ष्म जीवाणु पनपते हैं और वो सूक्ष्म जीवाणु इसे खा जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु इसे खा जाते हैं और खाने के बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? खाद में, मैनर। अब समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु कितना उपयोगी है, जो कचरे को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित पदार्थ एक प्रकार का खाद होता है। The broken down substance by bacteria is a good manner. Next, bacteria are also used in the preparation of medicine. सूक्ष्म जीव का प्रयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है। In agriculture,
they are used to increases soil fertility by fixing nitrogen. कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए भी सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग किया जाता है। Bacteria are also involved in the making of cheese. In the making of cheese, pickles, and many other food items. बैक्टीरिया का प्रयोग जीवाणु चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, ठीक है ना, और हमारे लिए कितने कारगर हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो क्या होता, वातावरण क्लीन नहीं होता, औषधि का निर्माण नहीं हो पाता, कृषि जगत में क्रांति नहीं आती, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया का प्रयोग बहुत ही जगह पर किया जाता है। कुल मायने में बैक्टीरिया का प्रयोग, ठीक है ना, कहाँ कहाँ किया जाता है, खाद्य पदार्थ निर्माण, ठीक है ना, मेडिसिन दवाइयाँ, स्वच्छ वातावरण और कृषि में नहीं, और बैक्टीरिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, खाद्य पदार्थ का निर्माण यानी कि फूड मेकिंग,
मेडिसिन, क्लीनिंग, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, फर्मेंटेशन, किण्वन, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे कि बैक्टीरिया का प्रयोग खाद्य निर्माण में, दवाइयाँ, वातावरण को स्वच्छ रखने में, एग्रीकल्चर और किण्वन, इन सभी जगहों पर किया जाता है। याद रखने का सूक्ष्म तरीका बता दिए कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। खाद्य पदार्थ के निर्माण में, दवाइयों में, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में, कृषि में और किण्वन में। Now, commercial use of microorganisms. सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, and acetic acid, vinegar. बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है।
For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice. जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। लुईस पास्चर discovered fermentation in 1857। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में किया था। ध्यान रखें, लुई पास्चर वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन का खोज 1857 में किया था। Alexander Fleming in 1929
Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। उसने एक तस्तरी में कुछ फफूंद लिए थे। यहाँ पर कुछ फफूंद था और इस पर शोध कर रहे थे। अचानक उसे इस फफूंद में एक हरे रंग का फफूंद नजर आया माइक्रोस्कोप पर, और देखा ये हरे रंग का जो फफूंद है वो दूसरे फफूंद को खा रहे थे। ये हरे रंग का फफूंद दूसरे फफूंद को खा करके और उनका वृद्धि को रोक रहे थे। ऐसा देखा उन्होंने कि हरे रंग का फफूंद के द्वारा उसने हरे रंग के फफूंद को फिर से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर उन्होंने अब दूसरी तस्तरी ली। उस तस्तरी में फफूंद मोल्ड्स को रखा और वहाँ पर ये हरे रंग के फफूंद जो यहाँ पाए गए थे इसको ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर डाल दिया। तो इन्होंने देखा कि ये जो ग्रीन जो फफूंद जो हैं वो इस फफूंद को मार दिया, और इस प्रकार से इन्होंने एक एंटीबायोटिक का निर्माण किया जिसका नाम है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक इन्होंने क्या बनाया? एंटीबायोटिक, और ये पहला एंटीबायोटिक हुआ जो खोज किया गया। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक kill or stop the growth
the growth of the disease causing microorganism. Organism. एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है या उसकी वृद्धि को रोक देता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, याद रखना, प्रतिजैविक। ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलियम, ये सभी प्रतिजैविक हैं। अगर बोले कुछ प्रतिजैविक का नाम लिखे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन और पेनिसिलियम। इसकी खोज किसने करा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में किया गया। उन्होंने देखा कि फफूंद के बीज में एक हरे रंग का फफूंद, और इस फफूंद से, फफूंद मतलब क्या होता है? कवक, है ना। इस कवक से इसने देखा कि दूसरे जो कवक हैं उनकी वृद्धि को रोक देता है, या तो वो खा जाता है या तो उनकी वृद्धि को रोक देता, नष्ट कर देता है। इस तरह से इसने एंटीबायोटिक की खोज करी, ठीक है। और एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। जब कोई एंटीबायोटिक हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, जब भी कोई जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो वो हानिकारक करता, हानि पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर जब एंटीबायोटिक हम डालते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करता है? उनको, उन जीवाणु को वृद्धि करने से रोकता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं।
सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर